हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इस चैप्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के बारे में पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमें कुछ चीजों के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट है पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, यानी कि एक देश का रियल वेल्थ उस देश के लोग होते हैं। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन रिसोर्स ही एक देश का एक्चुअल रिसोर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास ये नॉलेज, ये स्किल होता है कि वो बाकी सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सके, रिसोर्सेस से वैल्यू डिराइव कर सके। और इसीलिए एक देश उस देश के लोगों के वजह से जाना जाता है, क्योंकि लोगों के पास ये नॉलेज और स्किल होता है कि वो रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सके। एक देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं। इसीलिए पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ एंड अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। और एक कंट्री में कितने विमेन हैं, कितने मेन हैं, कितने बच्चे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, एजिंग पॉपुलेशन क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 6 बिलियन और आज ये 8 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है। हमें पता है कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी को एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट के थ्रू जॉर्ज पी क्रेसी ने समझाया है। जॉर्ज पी क्रेसी एशिया के पॉपुलेशन के बारे में कहते हैं कि एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी, यानी कि एशिया में ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे लोग बहुत कम है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत लो है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो मंगोलिया का। मंगोलिया साइज में तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है। फिर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना। तो एशिया में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग बहुत कम है और ऐसे एरियाज जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा है। सो एशिया हैज़ places, many places where people are few and few places where people are very many। और आप पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बारे में भी ये देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ना, उसे समझना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके मदद से हम किसी भी एरिया का डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एज, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सारी चीजें आती हैं। तो पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली मीन्स कि कैसे एक एरिया में पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अरेंज किया है, या हाउ पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सर्फेस। अब हम पूरे वर्ल्ड में कुछ पैटर्न देख सकते हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो पूरे वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% ऑफ लैंड एरिया में रहता है। इससे हमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और दुनिया के जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं जो इस टेबल में हैं, इन 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में पूरी दुनिया का 60% पॉपुलेशन रहता है। और ये 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मेक्सिको। अब आपने गौर किया होगा कि इन 10 कंट्रीज में से 6 कंट्रीज एशिया में है, जो कि है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रशिया। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इस टॉपिक में आपको ये समझना होगा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ना चाहिए
और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। सो ये समझ लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि आज के टाइम पे पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रहा है और हम सभी के लिए रिसोर्सेस ज़रूरी है, लेकिन लैंड जो कि सबसे मेन रिसोर्स है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, यानी कि एक लिमिटेड पॉपुलेशन को ही लैंड सपोर्ट कर सकता है, उतने ही रिसोर्सेज अवेलेबल है। और जब एक जगह में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तब रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है और तब हम रिसोर्स डिप्लीशन जैसे इश्यूज देखते हैं। सो लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट, और इस वजह से हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ना होगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है तब रिसोर्स डिप्लीशन जैसे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? सो पॉपुलेशन डेंसिटी का सिंपल डेफिनेशन है रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू साइज ऑफ लैंड, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी से हम ये देखते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। सो इट ऑल्सो मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि एक जगह का टोटल पॉपुलेशन को हम टोटल लैंड एरिया से डिवाइड करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के मदद से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक रीजन एक्स है जिसका टोटल एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर। रीजन एक्स का टोटल पॉपुलेशन है 1,50,000। अब हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है और हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन लिखेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया जो कि है 100। तो हमें आंसर मिलता है 1,500। सो इस एरिया का रीजन एक्स का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1,500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आपको ये पता चलेगा कि रीजन एक्स का जो डेंसिटी है 1,500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, इसके वजह से रीजन एक्स डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। और अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एशिया में है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो एक रीजन का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सेकेंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, थर्ड है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो हम एक एक करके हर एक फैक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पता है कि पानी हमारे सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और वाटर के कई सारे यूजेस हैं। हम ड्रिंकिंग के लिए, बेदिंग के लिए, कुकिंग के लिए, एग्रीकल्चर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इन सभी कामों के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। एंडलेस यूजेस हैं और लोग उन एरियाज में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर आसानी से मिलता है, जहाँ पे पानी अवेलेबल हो और कंटिन्यूअस सप्लाई हो। और लोग उन एरियाज में कभी रहना नहीं चाहेंगे जहाँ पे गंदा पानी आ रहा हो, जहाँ पे सलाइन वाटर हो और पानी कंटिन्यूअसली अवेलेबल ही ना हो। तो लोग उस एरियाज में रहेंगे जहाँ पे फ्रेश वाटर आसानी से अवेलेबल है और इन कई सारे यूजर्स को पूरा करने में फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हेल्प भी करती है। इसीलिए हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो रिवर वैलीज सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज में आते हैं, यानी कि रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। आप एग्जांपल ले सकते हो गंगा रिवर वैली, इंडस रिवर वैली एक्सेट्रा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बाद नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर है लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म्स में हम ये देखते हैं कि लोग
जनरली फ्लैट प्लेन्स या जेंटल स्लोप वाले एरिया में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोग माउंटेनस हिली एरियाज में रहना प्रेफर नहीं करते हैं। अब लोग क्यों फ्लैट एरियाज, फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप वाले एरिया में रहना प्रेफर करते हैं? क्योंकि ऐसे एरियाज में वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने में ज़्यादा फेवरेबल फ्लैट प्लेन और जेंटल स्लोप वाले एरियाज हैं। और माउंटेनस एरियाज और हिली एरियाज में लोग इसीलिए रहना प्रेफर नहीं करते क्योंकि वहाँ पे लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना मुश्किल हो जाता है, रोड्स बनाने में दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते, एग्रीकल्चर करने में मुश्किल होती है, इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाते। तो इसलिए डेवलपमेंट में इतना हेल्प नहीं मिलता। और माउंटेनस एरियाज और हिली एरियाज में डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना, इंडस्ट्रीज लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और लाइफ भी ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए माउंटेनस एरियाज लेस पॉपुलेटेड एरियाज हैं। एग्जाम्पल, जो गंगा प्लेन वाला एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है और जो माउंटेनस एरियाज हैं हिमालयाज के रीजन में वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही लो है। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट। तो हम किस एरिया में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? ऐसे एरियाज में जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हो, एक कंफर्टेबल क्लाइमेट हो। लोग ऐसे एरियाज में रहना प्रेफर नहीं करते। अगर उन्हें चॉइस दिया जाए तो वो ऐसे एरियाज में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे जहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीमली हॉट हो या एक्सट्रीमली कोल्ड हो या फिर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो या लो रेनफॉल हो, वाटर शॉर्टेज हो। लोग ऐसे एरियाज में रहना प्रेफर नहीं करते जहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। लोग ऐसे एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है। इसीलिए हॉट और कोल्ड डेजर्ट वाले एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है या जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वहाँ पे लो पॉपुलेशन होता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी उन एरियाज में है जहाँ पे कंफर्टेबल मॉडरेट क्लाइमेट है, जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन जहाँ पे प्लेजेंट क्लाइमेट है। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर है सॉइल। तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए सॉइल फर्टिलिटी एक की फैक्टर है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सॉइल के फर्टिलिटी पे भी डिपेंड करता है। और एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज़ हैं हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा। तो हम ये पैटर्न देख सकते हैं कि जहाँ पे भी फर्टाइल, एलुवियल, लोमी सॉइल होता है वहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे फर्टाइल सॉइल में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। तो ये 4 मेजर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। सो सेकेंड है इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें आता है मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहला इकोनॉमिक फैक्टर है मिनरल्स। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होते हैं और ये इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो ऐसे एरियाज में माइनिंग एक्टिविटीज होती है और यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज लगते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और यहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स दोनों के लिए जॉब अवेलेबिलिटी होती है। लोग जो डायरेक्टली माइंस में काम करते हैं और वो लोग जो उन वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और ये स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स इन एरियाज में माइग्रेट करते हैं और ये एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। एग्जाम्पल है कटांगा, ज़ैम्बिया, कॉपर बेल्ट जो अफ्रीका में है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन मीन्स शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो जो लोग रूरल एरियाज में होते हैं वो सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मेगा सिटीज में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। एक अच्छी जिंदगी के तलाश में रूरल एरियाज से लोग, वर्कर्स माइग्रेट करते हैं सिटीज में और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, सिटीज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इकोनॉमिक फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि एक रीजन का इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि एक ऐसा इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा था, जो एक अग्रेरियन इकोनॉमी था, वो जब ट्रांसफॉर्म होता है एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, उस प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इसके
मदद से एक जगह में इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन बढ़ता है और कई सारे इंडस्ट्रीज साथ में मिलकर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तब लोगों को काम मिलेगा, कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इन जॉब अपॉर्चुनिटीज के तलाश में कई सारे लोग इन एरियाज में माइग्रेट करेंगे। एग्जाम्पल जमशेदपुर, मुंबई एक्सेट्रा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को या उन वर्कर्स को जो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सिर्फ उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं इमर्ज होती। जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब भी एक एरिया में कई सारे इंडस्ट्रीज आते हैं, तब उस एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। वहां पे शॉप्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप होता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो ये सारे सर्विसेज भी आते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, फिर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स, टीचर्स, इन सभी के लिए जॉब जनरेट होता है। एग्जाम्पल है कोबे ओसाका रीजन जो जापान में है। इस एरिया का ग्रोथ होता है जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। थर्ड फैक्टर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम 3 सिचुएशन देख सकते हैं। पहला सिचुएशन, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनका रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा होता है और ऐसे एरियाज लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे लोग माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल वाराणसी। थर्ड सिचुएशन या थर्ड केस होता है जब लोग ऐसे एरियाज को छोड़ के चले जाते हैं जहां पे सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा हो, वॉर का सिचुएशन या कम्युनल राइट्स हो रहा हो, क्योंकि ऐसे एरियाज में रहना लोगों के लिए सेफ नहीं होता, उनके जान पे खतरा होता है। तो हमने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे देखा था कि कैसे लोग यूक्रेन को छोड़ के जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे रहना उनके लिए तब सेफ नहीं था। थर्ड सिचुएशन होता है जब गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेता है, लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है माइग्रेट करने के लिए। तो ये 2 केसेस हो सकते हैं। एक जहां पे गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा हो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज को सेटल करने के लिए, ऐसे एरियाज जहां पे पॉपुलेशन कम है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है, लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि लोग ऐसे एरियाज में आके रहे जहां पे पॉपुलेशन कम हो। दूसरा केस हो सकता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड करे ऐसे एरियाज को छोड़ने के लिए जहां पे ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हो और ओवर क्राउडेड जगह। तो 2 केसेस में गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। पहला केस कि लोग ऐसे एरियाज में सेटल करे उन एरियाज को जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही लो है, ताकि उस एरिया का भी पॉपुलेशन बढ़े। और दूसरा केस जहां पे गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करता है ओवर क्राउडेड एरियाज को छोड़ने के लिए, या फिर जब गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करता है, जब डैम कंस्ट्रक्ट करता है या फिर रोड्स का कंस्ट्रक्शन या कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी, तब भी गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, लोगों को फोर्स करता है कि उस रीजन को छोड़ दे और उसके बदले में कहीं और लैंड प्रोवाइड करता है। तो ये 3 केसेस हम देख सकते हैं सोशल कल्चरल फैक्टर्स में। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ को पॉपुलेशन चेंज भी कहते हैं और इसका डेफिनेशन है change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time। इसका मतलब है कि एक रीजन या एक टेरिटरी में 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ इंहैबिटेंट्स कैसे चेंज होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के मदद से समझ लेते हैं। अब 2 ईयर्स को कंसिडर कीजिए, 2011 एंड 2021। सो 2011 में पॉपुलेशन था 100 मान लीजिए, 2021 में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है 500। तो यहाँ पे 400 लोग यानी कि 400 लोग और ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलता है। अब सेकेंड केस, 2011 में पॉपुलेशन था 500 और 2021 में 100। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होता है और ये एक नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो पहले केस में हमने देखा कि 100 से 500 इंक्रीज हुआ, इसीलिए पॉजिटिव पॉपुलेशन
ग्रोथ हुआ। सेकेंड केस में क्या हुआ, 500 से 100 यानी कि 400 लोग कम हो गए, तो ये एक नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। इससे ये भी पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम एब्सोल्यूट नंबर्स में, जैसे यहां पे हमने किया, वैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर इसे परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन ग्रोथ का इंपॉर्टेंस क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज की मदद से हम एक जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ सकते हैं, सोशल प्रोग्रेस या सोशल अपलिफ्टमेंट देख सकते हैं, और उस एरिया का हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड भी देख सकते हैं। सो पॉपुलेशन चेंज एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इन तीन चीजों का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पहला कॉन्सेप्ट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो एक्चुअल नंबर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, जिसका एग्जांपल हमने जस्ट अभी देखा। एक बार डेफिनेशन एक और बार देख लेते हैं। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मींस चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में एक रीजन में पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है। एग्जाम्पल, 2001 का पॉपुलेशन है 102.7 करोड़ और 2011 का पॉपुलेशन है 121.02 करोड़। अब हमें पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, तो हम 2001 के पॉपुलेशन को डिडक्ट कर देंगे 2011 के पॉपुलेशन से, यानी कि 121.02 करोड़ माइनस 102.7 करोड़, और हमें आंसर मिलेगा 18.15 करोड़, जो कि एक्चुअल नंबर्स में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम इस सेम चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो उसे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हम सिंपली देखते हैं कि बर्थ और डेथ का डिफरेंस क्या है। तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक है नेचुरल ग्रोथ, जो हमने देखा, बर्थ्स माइनस डेथ्स। सेकेंड है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो एक रीजन का पॉपुलेशन बर्थ रेट, डेथ रेट की वजह से इंफ्लुएंस होता है, माइग्रेशन की वजह से भी इंफ्लुएंस होता है। और माइग्रेशन में इन माइग्रेशन होता है और आउट माइग्रेशन होता है। इन माइग्रेशन जब कोई एक रीजन में आता है, आउट माइग्रेशन जब लोग एक रीजन को छोड़ के चले जाते हैं। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं तब हम देखते हैं बर्थ्स माइनस डेथ्स प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। लास्ट दो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये दो कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप एक बात ध्यान में रखिए कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है ये बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन के वजह से चेंज होता है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में जब पॉजिटिव ग्रोथ आता है, इसका मतलब जब पॉजिटिवली इंक्रीज होता है, इसके पीछे कौन से रीजंस होते हैं? पहला रीजन होता है कि बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है। जब बर्थ रेट ज्यादा होगा तब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिवली इंक्रीज होगा। सेकेंड केस आता है जब इन माइग्रेशन ज्यादा होगा, यानी कि लोग एक रीजन में माइग्रेट करेंगे, उस रीजन में परमानेंटली जब सेटल करेंगे, जब इन माइग्रेशन ज्यादा होगा तब भी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा। यानी कि पॉपुलेशन को पॉजिटिवली इंक्रीज होने के लिए बर्थ रेट ज्यादा होना चाहिए और इन माइग्रेशन होना चाहिए। सेकेंड, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। ये कब होता है? जब डेथ रेट ज्यादा हो या फिर आउट माइग्रेशन हो। जो केस हमने यहां पे देखा उसका टोटल ऑपोजिट नेगेटिव ग्रोथ में होता है। पॉजिटिव ग्रोथ का टोटल ऑपोजिट हम नेगेटिव ग्रोथ में देखते हैं। नेगेटिव ग्रोथ में पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, जो कि डेथ रेट ज्यादा होने की वजह से या आउट माइग्रेशन ज्यादा होने की वजह से। जब लोग एक रीजन को छोड़ के चले जाते हैं तो उस रीजन का पॉपुलेशन कम हो जाता है, या फिर जब डेथ रेट ज्यादा हो, जब डेथ रेट ज्यादा होता है तब भी पॉपुलेशन डिक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट्स हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। सो सबसे पहले हम बर्थ रेट के बारे में पढ़ेंगे।
So crude birth rate means number of live birth in a year per 1000 of population, यानी कि एक साल में एक रीजन में 1000 पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं एक साल में पर 1000 of population, and it is calculated as BI divided by P into 1000. BI stands for live births during the year, P stands for mid-year population of the area. तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं crude birth rate, which means number of live births in a year per 1000 of population. Next, crude death rate. So death rate की मदद से हम एक जगह का mortality rate measure करते हैं, birth rate की मदद से fertility rate और death rate की मदद से mortality rate. So crude death rate या CDR means number of deaths in a particular year per 1000 of population in a particular region, यानी कि एक जगह में एक साल में 1000 population के comparison में कितने लोगों का death हो रहा है. So number of death in a particular year per 1000 of population in a particular region. CDR is calculated as D divided by P into 1000. D stands for number of death, P stands for estimated mid-year population of that year. फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तब हमें मिलेगा क्रूड डेथ रेट. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मोर्टेलिटी रेट आर अफेक्टेड बाय अ रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और यहां से एक क्वेश्चन भी आता है, हाउ इज मोर्टेलिटी रेट ऑफ अ रीजन अफेक्टेड. सो पहला फैक्टर है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में आता है एज स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ सेक्स और अर्बनाइजेशन. तो ये कुछ फैक्टर है जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में आते हैं जो मोर्टेलिटी रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. फिर आता है सोशल एडवांसमेंट. अब जब हम ये देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, इन्फेंटिसाइड के केसेस कम हो रहे हैं, सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज में जब इंप्रूवमेंट होता है तब मोर्टेलिटी रेट कम होने लगता है. फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब एक रीजन में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है तब भी मोर्टेलिटी रेट कम होने लगता है. सो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट्स mortality rate of an area. Next is migration. तो बर्थ रेट और डेथ रेट के अलावा ये तीसरा फैक्टर है जो पॉपुलेशन साइज को इन्फ्लुएंस करता है. अब माइग्रेशन का सिंपल डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे हम माइग्रेशन कहते हैं. इन माइग्रेशन होता है, आउट माइग्रेशन होता है. तो ये माइग्रेशन है. अब माइग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. एक है प्लेस ऑफ ओरिजिन. प्लेस ऑफ ओरिजिन मीन्स जिस जगह को लोग छोड़ के जा रहे हो, यानी कि द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन. अब जिस जगह पे लोग जाके रह रहे हो, सेटल कर रहे हो, जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है उसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. दैट मीन्स द प्लेस दे मूव टू. So the place they move from is place of origin and the place they move to and settle is place of destination. तो जब लोग प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ के प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में जाते हैं तब हम ये देखते हैं कि प्लेस ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, पॉपुलेशन कम हो जाता है क्योंकि प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ के लोग जा रहे हैं. और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे आके लोग सेटल करते हैं. So the place of origin shows the decrease in population and the population increases in the place of destination. तो माइग्रेशन लोग करते क्यों हैं, क्यों लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं? तो माइग्रेशन को पुश और पुल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और लोग माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज. तो कुछ ऐसे एरियाज में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा हो और रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा हो तो लोग ऐसे जगह में जाना प्रेफर करेंगे जहाँ पे उनके पास रिसोर्सेस का एक्सेस हो. सो माइग्रेशन can be interpreted as an effort to achieve a balance between population and
रिसोर्सेस। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं। अब जो माइग्रेशन होता है ये परमानेंट हो सकता है, लोग परमानेंटली एक एरिया में सेटल कर सकते हैं, टेम्पररी हो सकता है या सीजनल हो सकता है। टेम्पररी या सीजनल यानी कि जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, इन रीजंस की वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन परमानेंट हो सकता है या फिर माइग्रेशन टेम्पररी भी हो सकता है। अब माइग्रेशन के 4 स्ट्रीम्स हैं, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का। सो इमिग्रेशन या इन माइग्रेशन मीन्स जब एक माइग्रेंट एक नए रीजन में जाके सेटल होता है। सो व्हेन माइग्रेंट्स मूव इनटू अ न्यू प्लेस, वो इमिग्रेंट्स होते हैं और उस प्रोसेस को इमिग्रेशन या इन माइग्रेशन कहा जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एमिग्रेशन या आउट माइग्रेशन, जब एक इंसान एक जगह को छोड़ के चला जाता है। दैट मीन्स व्हेन माइग्रेंट्स मूव आउट ऑफ अ प्लेस दे आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स और उस प्रोसेस को कहा जाता है एमिग्रेशन। अब एक ही इंसान इमिग्रेंट भी होता है, एमिग्रेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, कोलकाता के लिए वो इंसान क्या हो जाएगा? एमिग्रेंट, और वो एमिग्रेशन है क्योंकि वो कोलकाता छोड़ के जा रहा है। अब वो इंसान जाके दिल्ली में सेटल हो रहा है, दिल्ली के लिए वो इंसान इमिग्रेंट है क्योंकि वो दिल्ली में आके सेटल हो रहा है। तो कोलकाता के लिए वो इंसान इमिग्रेंट और दिल्ली में वो इंसान इमिग्रेंट होता है। सो इन माइग्रेशन या फिर इमिग्रेशन मीन्स व्हेन अ पर्सन मूव्स इनटू अ न्यू प्लेस। एमिग्रेशन मीन्स व्हेन अ पर्सन मूव्स आउट ऑफ अ प्लेस, वो एमिग्रेशन होता है। तो हमने पढ़ा कि लोग अच्छे इकोनॉमिक सोशल लाइफ के लिए माइग्रेट करते हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट करते हैं। अब माइग्रेशन के प्रोसेस को 2 मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर्स हमें नाम से पता चलता है कि ऐसे फैक्टर्स जो एक इंसान को फोर्स करता है एक रीजन को छोड़ के जाने के लिए, यानी कि प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ने के लिए ये फैक्टर्स कंपेल करते हैं एक इंसान को। अब ये फैक्टर्स प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं बिकॉज इन रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लेजेंट क्लाइमेट या हार्श क्लाइमेट, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो रहा हो, एपिडेमिक्स, डिजीजेस की वजह से, या फिर वो रीजन सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक रीजन को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं और लोगों को एक पुश देते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं कि वो ऐसे रीजन को छोड़ के कोई अच्छे रीजन में सेटल हो जाए। अब आता है पुल फैक्टर्स। सो पुल फैक्टर्स एक माइग्रेंट को अपने तरफ खींचते हैं क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव ऑप्शंस होते हैं और ये जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है ये इसीलिए अट्रैक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, बेटर लिविंग कंडीशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ और एक प्लेजेंट क्लाइमेट, यानी कि कंफर्टेबल क्लाइमेट भी हो सकता है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो माइग्रेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल उनका इंतजार कर रहा होता है। तो पुश फैक्टर्स एक रीजन को लेस अट्रैक्टिव बनाता है, लोगों को फोर्स करता है कि वो माइग्रेट करें, और पुल फैक्टर्स में लोगों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग यहाँ पे आके रहें, अट्रैक्टिव ऑप्शंस, बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर लाइफस्टाइल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी पढ़ने से पहले हम डेमोग्राफी क्या है ये जल्दी से देख लेते हैं। सो डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी क्या है? सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी हमें यह बताता है कि जब भी एक सोसाइटी रूरल अग्रेरियन इलिटरेट स्टेट से, यानी कि ऐसी सोसाइटी जिसमें रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, अग्रेरियन सोसाइटी है यानी कि वो रूरल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा है और सोसाइटी इलिटरेट है, जब भी एक रूरल अग्रेरियन इलिटरेट सोसाइटी प्रोग्रेस या ट्रांसफॉर्म करती है एक अर्बन इंडस्ट्रियल या लिटरेट सोसाइटी में, तब हाई बर्थ और हाई डेथ चेंज होता है लो बर्थ और लो डेथ में।
यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जब भी एक अग्रेरियन सोसाइटी एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है तब लोगों के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज होते हैं, हेल्थ और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होते हैं, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है और इस वजह से हम देखते हैं कि हाई बर्थ और हाई डेथ चेंज होता है लो बर्थ और लो डेथ में. सो व्हेन अ सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम अ रूरल अग्रेरियन एंड इलिटरेट सोसाइटी to urban industrial and literate society, birth and death rate changes from high birth and high death to low birth and low death. तो ये है डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थियरी. अब ये जो डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थियरी में चेंजेस होते हैं ये अलग अलग स्टेजेस में होते हैं जिसे हम डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं. अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का यूज क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी की मदद से हम एक रीजन के फ्यूचर पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट विल स्टडी 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या फिर 3 स्टेज्ड मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी. तो पहला स्टेज यहाँ पे हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टालिटी रेट है, यानी कि हाई फर्टिलिटी मीन्स हाई बर्थ रेट, हाई मोर्टालिटी रेट मीन्स हाई डेथ रेट. अब ऐसा कैसे कि एक स्टेज में बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस स्टेज में डेथ रेट हाई रहता है बिकॉज ऑफ एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई. डिजीजेस के वजह से और फूड का एक्सेस ना होने की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड का रेगुलर एक्सेस ना होने की वजह से, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल ना होने की वजह से डेथ रेट हाई रहता है. और डेथ रेट या मोर्टालिटी रेट हाई होने की वजह से लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं. उस डेथ को कंपेंसेट करने के लिए, अब जितने लोग मर रहे हैं उनके नंबर को, उनके डेथ को कंपेंसेट करने के लिए, वो फिलअप करने के लिए लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं. इस स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी लो है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मींस लेंथ ऑफ लाइफ अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, यानी कि कितने साल तक एक इंसान अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा. तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है और वो रेट भी लो है इस स्टेज में. इस स्टेज में जो सोसाइटी है अग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और इस स्टेज में लोगों को ये लगता है कि लार्ज फैमिलीज एक एसेट है, यानी कि लार्ज फैमिलीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोग खेतों में जाके काम करेंगे और उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसा लोगों को लगता था. और सोसाइटी इस स्टेज में इलिटरेट थी, अग्रेरियन सोसाइटी थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लो था. और फर्स्ट स्टेज में हम ये देखते हैं कि फर्टिलिटी रेट भी हाई है और मोर्टेलिटी रेट भी हाई है. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बांग्लादेश और अमेज़न रेन फॉरेस्ट ट्राइब का. नेक्स्ट सेकेंड स्टेज. सो सेकेंड स्टेज में फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट हाई रहता है और धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और इस स्टेज में मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन करने लगता है. अब डेथ रेट डिक्लाइन क्यों करने लगता है? द रीजन इज इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट की वजह से मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन करने लगता है और बर्थ रेट और डेथ रेट में एक बड़ा गैप आ जाता है जिसकी वजह से नेट एडिशन हाई रहता है. आप इस फिगर में देख सकते हो कि स्टेज 2 में कैसे पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि बर्थ रेट हाई है और धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है. एग्जाम्पल पेरू, श्रीलंका एंड केन्या. थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज है जहां पे फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों डिक्लाइन करने लगते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है. इस स्टेज में जो पॉपुलेशन होता है अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, लिटरेट पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और फैमिली प्लानिंग मेजर्स के मदद से फैमिली साइज को कंट्रोल में रखता है. और इस स्टेज में भी सैनिटेशन, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज में भी काफी एडवांसमेंट होता है.
तो इस 3 स्टेज मॉडल में हमने ये देखा कि फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो रहता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है क्योंकि हाई फर्टिलिटी है और हाई मोर्टेलिटी है, और फर्स्ट स्टेज में सोसाइटी अग्रेरियन सोसाइटी है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। सेकेंड स्टेज में हमने देखा कि फर्टिलिटी रेट हाई है, धीरे धीरे डिक्लाइन करता है और मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन करता है क्योंकि हेल्थ और सैनिटेशन में हम एडवांसमेंट करते हैं, और इस स्टेज में जो पॉपुलेशन होता है एक्सपैंड करता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, फर्टिलिटी रेट मोर्टेलिटी रेट दोनों डिक्लाइन करने लगते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबल होता है या फिर स्लोली ग्रो करने लगता है। और इस स्टेज के लास्ट स्टेज के एग्जाम्पल हैं कनाडा, यूएसए, जापान, क्योंकि इन कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल है या फिर स्लो है। अब इस 3 स्टेज मॉडल को देखने के बाद हमें एक और चीज समझ में आती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड दे आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी रेट, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेज में देखा जब लार्ज फैमिलीज को एक एसेट कंसिडर किया जाता था, जब मोर्टेलिटी रेट हाई था तब लोग मोर्टेलिटी रेट से तब डेथ को कंपेंसेट करने के लिए और प्रोड्यूस कर रहे थे, रिप्रोड्यूस कर रहे थे। फिर लास्ट स्टेज में हमने देखा कि कैसे फैमिली प्लानिंग मेजर्स की मदद से लोग फैमिली साइज को, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल और वो अपने फर्टिलिटी रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। तो पहला पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर है फैमिली प्लानिंग। सो फैमिली प्लानिंग मीन्स स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। सो फैमिली प्लानिंग में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए और वह ऐसे फैमिली प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग के मदद से हम 2 इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। पहला है हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट कर सकते हैं। सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम विमेंस हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं और विमेंस हेल्थ जैसी क्रूशियल इशू को एड्रेस कर सकते हैं। सेकेंड कंट्रोल मेजर है फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज को प्रमोट करना और उन्हें फ्रीली अवेलेबल बनाना। थर्ड कंट्रोल मेजर है टैक्स डिसइंसेंटिव्स। अब लोगों को फैमिली प्लानिंग करने पे मजबूर करने के लिए गवर्नमेंट डिसइंसेंटिव्स का यूज करती है। अब ऐसे फैमिलीज जहां पे 2 बच्चों से ज्यादा हो, तो ऐसे फैमिलीज को कुछ बेनिफिट्स नहीं दिए जाते और कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। तो ये एक मेथड होता है फैमिली प्लानिंग करने पे फैमिलीज को मजबूर करना। नेक्स्ट हम थॉमस माल्थस की थियरी पढ़ेंगे। सो थॉमस माल्थस कहते हैं कि जब भी पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज करेगा और पॉपुलेशन फूड सप्लाई से ज्यादा होगा तब डिस्ट्रक्शन होगा, तब पूरे वर्ल्ड में हम फेमाइन, डिजीज और वॉर जैसे इश्यूज को विटनेस करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतने तेजी से इंक्रीज करेगा कि रिसोर्स काफी नहीं होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, रिसोर्स डिप्लीशन होगा और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट होगा फेमाइन, डिजीज और वॉर, यानी कि भूखमरी, बीमारी और लोग कंट्रीज आपस में लड़ने लगेंगे। और इसीलिए रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और फेमाइन, डिजीज और वॉर जैसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पूरे वर्ल्ड को पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। सो दिस वाज चैप्टर 2, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन ब्रोस का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करना ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज के एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।